वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का यह मॉडल पेपर है। आपकी परीक्षा में यहाँ से आपके प्रश्न आने वाले बहुत ज़्यादा, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। नवीनतम मॉडल पेपर है ये आपकी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। एजुकेशन का बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर इसमें बताने का प्रयास मैं करूंगा, और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ, तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। इससे टाइम आपका ज़्यादा हो चुका है। मैंने सोचा था कि ये क्लास आपकी 9 बजे से ही प्रारंभ होनी थी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ विशेष कारणों से क्लास आपकी प्रारंभ नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो एक प्रकार से अभी तक नहीं जान पाए हैं उनको पता चल जाए। शिक्षा शास्त्र बीए तृतीय सेमेस्टर 2023, एजुकेशन शिक्षा के दार्शनिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण, ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। आपको पता ही होगा अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे। अंग्रेजी में फिलोसॉफिकल सोशोलॉजिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो हमको यहाँ से जो भी प्रश्न बनने हैं आपके पेपर में उसी को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना है। चले, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा। खास करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर आपका कल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग और आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। खंड आ से 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि अगर आप एक प्रश्न 50 शब्दों में सही तरीके से लिखते हैं तो आपको 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के 30 नंबर आपको मिलते हैं। तो इनको जरूर फोकस करके आप इन सभी प्रश्नों को कर लें। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, बताएं। तो शिक्षा और दर्शन में एक प्रकार से क्या संबंध है भाई, तो इसको लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग पक्ष रखे हैं, अलग अलग बातें बताई हैं। और मैं एकदम से कुछ कम शब्दों में और 50 शब्दों के अकॉर्डिंग कैसे उत्तर आपको लिखना है, 3-4 विद्वानों के नाम मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको लिख देनी है। जैसे शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध को लेकर के विद्वानों ने कहा, चूंकि शिक्षा और दर्शन, सबसे पहले तो जानो लिखेंगे आपकी शिक्षा और दर्शन बहुत घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और दर्शन जो है एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखिए कुछ विद्वानों ने एक प्रकार शिक्षा और दर्शन के संबंध को बताते हुए इस प्रकार से कहा है। क्या कहा है? सबसे पहले विद्वान का नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि जॉन एडम्स। जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू, क्या कहा उन्होंने? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, ये उन्होंने कहा। किसने? एडम्स महोदय ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और शैक्षिक प्रक्रिया में एक एक प्रकार से खास करके ये बहुत ज़बरदस्त जो है संबंध बताया इन्होंने, एडम्स महोदय ने। क्योंकि शिक्षा जो दर्शन का क्या होता है, गत्यात्मक मतलब होता है मोशन, यानी कि एक प्रकार से डायनेमिक, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बात। दूसरे विद्वान आपके आते हैं जैसे कि जॉन ड्यूबी। उनका कथन है कि दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा का ही सिद्धांत होता है, जबकि रास महोदय कहते हैं कि दर्शन और शिक्षा जो होते हैं एक ही सिक्के के या एक ही मुद्रा के दो पहलू होते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था? ये रास महोदय ने कहा था। इसके अलावा पार्टरज महोदय कहते हैं कि शिक्षा जो होती है क्या होता है, पार्टरज कहते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार से दर्शन जो होता है वो शिक्षा पर आधारित है, ठीक है। ये किसने कहा? ये पार्टरज महोदय ने कहा। और इसी प्रकार से जेंटाइल महोदय कहते हैं कि बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग जो होगा वो रुक जाएगा, यानी कि अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा और दर्शन में इन संबंधों को विद्वानों ने बताया। फिर से एक बार सुनिए। जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। रास ने कहा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जॉन डीवी ने कहा कि दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा का ही सिद्धांत होता है। इसके अलावा रास ने तो मैंने बताया कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जेंटाइल ने कहा कि बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। एडम्स ने मैंने बताया कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। पार्टरज ने कहा कि जैसे शिक्षा दर्शन से संबंधित है वैसे दर्शन शिक्षा से। तो एक प्रकार से ये शिक्षा और दर्शन के बीच में कुछ संबंध हो गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दूसरा नंबर देखेंगे। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ आपसे पूछ रहा है। खास करके आदर्शवाद क्या होता है? तो आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है और इसके अनुसार मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत जो होता है वास्तविकता और विचारों से बना हुआ होता है। ये आदर्शवाद मानता है कि जो आध्यात्मिक जगत होता है या जो मानसिक जगत होता है वो किससे बना होता है? वास्तविकता और विचारों से बना हुआ होता है। प्राकृतिक या भौतिक जगत की अपनी कोई आवश्यकता, मतलब इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। भौतिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं होती है।
प्राकृतिक या भौतिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं होती है, ये बताता है आदर्शवाद। यदि उनमें वास्तविकता आती है तो केवल आत्मा का विचार करने से आती है। ये आदर्शवादियों का कथन है। रास महोदय आदर्शवादी ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न रूप हैं, लेकिन सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है अथवा सच्ची वास्तविकता। मतलब कि इन्होंने कहा, मतलब आदर्शवादी विचारकों के अनुसार, यानी रास महोदय कहते हैं कि आदर्शवादी जो है दर्शन के कई रूप होते हैं, लेकिन सभी रूपों के पीछे केवल एक ही विचार काम करता है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक ही होती है। अनुभव हो गया, विचार हो गया, आदर्श हो गए यानी आइडियल, मूल्य हो गया, व्यक्तित्व, एक प्रकार से सभी मानसिक प्रवृत्ति हो गई व्यक्तित्व वाले जितने भी होते हैं, और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा आप देखते हैं जो है जगत के हृदय यानी केंद्र के अधिक समीप होते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप समझें तो आदर्शवाद जोरदार शब्दों में यह अस्वीकार कर देता है या यह चीज़ नहीं मानता है कि मन के बल मस्तिष्क यानी दिमाग और उसकी क्रिया है अथवा चेतना किसी प्रकार का एक गौण उत्पादन है, बल्कि वह यह मानता है कि मन स्वयं आधारभूत रूप में एक वास्तविक पहलू है और एक मन को वास्तविक पहलू मान करके ही आगे बढ़ता है। आदर्शवाद का एक प्रकार से यही फंडा है। ठीक है। हाँ सर, आदर्शवाद के बारे में मैं चीज़ें बताऊंगा आगे आगे चल करके, और भी मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है। आदर्शवाद के बारे में आपको बताऊंगा, प्रयोजनवाद के बारे में बताऊंगा। ठीक है। आदर्शवाद जो होता है संसार के प्रत्येक कार्य में एक उद्देश्य देखता है। ठीक है। आदर्शवाद व्यक्ति को सृष्टि की सर्वोत्तम कृति मानता है। आदर्शवाद परमात्मा को मानता है। ठीक है। आदर्शवाद शाश्वत सत्य मूल्य और आत्मा को भी मानता है। आदर्शवादी मूल प्रवृत्तियों को नहीं मानते हैं। ठीक है। आदर्शवादी के अनुसार आप देखें शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति और आत्म प्रकाशन ही होता है। तो ये आदर्शवादी विचारकों के कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई। तो आदर्शवाद ये होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। आदर्शवाद शिक्षा के बारे में क्या बताता है, आपसे यह पूछा गया है ना। तो आप क्या लिखेंगे, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, यही तो पूछा गया है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के अगर अर्थ की बात की जाए तो आदर्शवादी दार्शनिक परमात्मा की सर्वोत्तम रचना मनुष्य को मानते हैं। वो कहते हैं कि जो परमात्मा है वो उसकी, उन्होंने जो परमात्मा ने सबसे अच्छी जो वस्तु बनाई है वो मनुष्य को ही बनाया है परमात्मा ने, और इसीलिए शिक्षा का जो अर्थ या उद्देश्य या कार्य होता है उसमें अंतिम लक्ष्य निहित होता है खास करके। ठीक है। और खास करके मनुष्य जो होता है, मनुष्य के ऊपर ही निर्भर होती है शिक्षा। आप देखेंगे प्लेटो कहते हैं कि जिस मतलब शिक्षा जो होती है शरीर और आत्मा की सभी पूर्णता जिसके लिए वो उपयुक्त होती है देने में पाई जाती है। ठीक है। हर्बर्ट कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार सद्गुणों की प्राप्ति होती है। तो सद्गुणों की प्राप्ति होती किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। कौन बताता है, हर्बर्ट बताते हैं। हर्बर्ट कौन है, प्लेटो कौन है, ये सब आदर्शवादी विचारक ही रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी एक प्रकार से जो परिभाषा दी वो आदर्शवादी विचारकों के अनुकूल ही आप देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना या जो व्यक्त करता है जो प्रक्रिया वही शिक्षा होती है। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा मानव की अंतर्निहित पूर्णता विकसित होती है या फिर निकलती है आगे चल करके हमारे समक्ष आती है, व्यक्त होती है, वो चीज़ें होती है शिक्षा। यानी मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और कुल मिलाकर के स्वामी जी भी प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के समर्थक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उनके बारे में चर्चा भी मैं करूंगा, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से बता सकते थे। तीसरा क्वेश्चन आपका है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है भाई, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक मतलब कि सोशल, स्तरीकरण माने होता है आपका स्ट्राटिफिकेशन। ठीक है। स्ट्राटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं समाज में स्तर होते हैं कई सारे, कोई उच्च स्तर पर होता है, कोई उससे निम्न, कोई उससे निम्न, यानी कोई मान लेते हैं बॉस होता है, कोई एक प्रकार से अधिकारी होता है और कोई कर्मचारी होता है। ठीक है। तो एक प्रकार से ये होता है, जैसे एक स्कूल है, स्कूल को मान लेते हैं एक समाज में, एक मिनट के लिए मान लेते हैं एक समाज हो गया। ठीक, मान लेते हैं कोई, जबकि स्कूल एक समाज नहीं है। उसमें काम कौन करता है, उसमें काम करते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपके कौन हो गए, प्रिंसिपल हो गए आपके भाई बड़े स्तर पर, यानी उनका उच्च स्तर है समाज में, यानी उस स्कूल में उनका उच्च स्तर है। उससे ऊपर भी प्रबंधक होते हैं आपके। ठीक है। उससे नीचे आपके हेड मास्टर होते हैं। ठीक है। इसके नीचे आपके होते हैं मास्टर, उससे नीचे होते हैं आपके चपरासी। तो एक प्रकार से ये स्तर फिक्स हो गया कि भाई इस पद पर तुम हो, इस पद पर तुम हो, इस पद पर तुम हो, इस पद पर तुम हो। तो एक प्रकार से ये पद क्यों मिलता है, अपनी योग्यता के अनुसार मिलता है।
तो जब पद जो होता है किसी व्यक्ति के योग्यता के हिसाब से समाज में दिया जाता है कि भाई तुम्हारी योग्यता है, तुमने ये चीज़ अर्जित करी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिले, तो वो आपका होता है खुला स्तरीकरण। जबकि जो बंद स्तरीकरण होता है, जैसे कि मान लेते हैं आप अगर जो है उच्च जाति से है तो आपका समाज में स्तर उच्च होगा, तो ये सब बंद स्तरीकरण है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारतीय जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। बंद स्तरीकरण वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूहों या जातियों में विभिन्न समूहों के अधिकतर अधिकार, दायित्व और कार्य जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, बटे हुए होते हैं। खुले स्तरीकरण में क्या होता है, उसमें खास करके जो आप देखते हैं यूरोपीय समाज में खास करके खुला स्तरीकरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्तरीकरण का सीधा सा मतलब होता है समाज को विभिन्न स्तरों में बांट करके सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था जो होती है, उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च और निम्न वर्गों में बांटती है और बांट करके प्रत्येक समूह के अधिकारों और कर्तव्यों को अन्य समूहों की तुलना में क्या करता है, स्पष्ट करता है कि भाई तुम्हारा ये काम है, इस गद्दी पर हो, तुम्हारा ये काम है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि संपूर्ण मानव समाज की जनसंख्या का इस प्रकार का क्षैतिज विभाजन कि उनके बीच समानता, असमानता, उच्चता और अधीनता का क्रम पाया जाता हो, सामाजिक स्तरीकरण उसी को हम कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समाज विभिन्न उच्च और निम्न समूहों में बटा हुआ होता है, व्यवस्थित होता है, और यह समूह जो होता है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका सामाजिक स्तरीकरण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। बेसिक शिक्षा की बात की जाए तो उसकी कई सारी विशेषताएं हैं। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की बात की जाए तो उसकी कई सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता बेसिक शिक्षा की कौन सी भाई, पहली विशेषता है क्रिया प्रधान शिक्षा इसमें दी जाती है। बेसिक शिक्षा की पहली विशेषता है कि क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी विशेषता बेसिक शिक्षा की ये है कि बालक प्रधान शिक्षा दी जाती है। तीसरी विशेषता ये है बेसिक शिक्षा की कि गृह, विद्यालय और समाज में सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है बेसिक शिक्षा। चौथी विशेषता इसकी है कि आर्थिक व सामाजिक आधार भी एक प्रकार से देने का काम रहता है। बेसिक शिक्षा की मूल विशेषताओं में आर्थिक व सामाजिक आधार भी बेसिक शिक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा पांचवा है मनोवैज्ञानिक आधार भी। छठवा एक प्रकार से इसकी विशेषता यह है कि जो है शारीरिक श्रम का सम्मान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा सातवीं विशेषता बेसिक शिक्षा की ये है कि सामवायी शिक्षण विधि इसमें बताई जाती है। आठवीं विशेषता इसकी ये है कि भाई ज्ञान की अखंडता के बारे में भी इसमें चर्चा होती है। और नौवीं विशेषता बेसिक शिक्षा की ये है कि शिल्प के द्वारा शिक्षा देने पर ज़्यादा बल दिया गया है। खास करके गांधी जी उसका समर्थन करते हैं। गांधी जी एक प्रकार से वो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की बात करते हैं और बुनियादी शिक्षा जो है गांधी जी के द्वारा ही दी गई। उसमें उन्होंने बुनियादी शिल्पों के बारे में बताया कि भाई कृषि, लकड़ी का काम, धातु का काम, दफ्ती का काम, कताई बुनाई, बागवानी चीज़ों, फसलों का काम, ये सब बच्चे को पता होना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, गणित पढ़ाया जाना चाहिए, सामान्य विज्ञान में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, ये सब पढ़ाया जाना चाहिए। ये तमाम प्रकार की चीज़ें बताई। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का ज्ञान बच्चे को देना चाहिए। ये गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहा हूँ। हिंदी में मातृभाषा की शिक्षा देनी चाहिए, मतलब हिंदी में जहाँ पर मातृभाषा नहीं होती हिंदी, वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को। शारीरिक शिक्षा में खेल कूद और व्यायाम की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कला में संगीत और चित्रकला भी देनी चाहिए, कई प्रकार की। और गांधी जी बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा देने पर भी बल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक शिक्षा के मतलब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, 5वां नंबर प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। तो प्रकृतिवाद की बात की तो प्रकृतिवाद किसे कहते हैं भाई, प्रकृतिवाद से क्या तात्पर्य है। प्रकृतिवाद जो होता है दर्शन की एक विचारधारा होती है और खास करके पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है। और सामान्य रूप से प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो कि प्रकृति के अलावा किसी भी दूसरे तत्व को यथार्थ नहीं मानती है। ना तो प्रकृति के परे कुछ है तथा इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व ही है, यह नहीं मानते हैं। ठीक है, हाकिम महोदय कहते हैं कि प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा कोई ईश्वर नहीं है, जो कुछ है सब प्रकृति है। घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप भी नहीं है। ये जो है प्रकृति वाद के प्रकृति के बारे में, प्रकृतिवाद के बारे में हंटिंग मतलब कि हॉकिंग महोदय कहते हैं। वार्ड कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन मानता है।
और यह परिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, केवल प्रकृति ही है जो है, और परिवर्तन जो होता है प्रकृति का नियम है, ये बात भी बताई गई। इसके अलावा जॉयस महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रधान विशेषता होती है कि प्रकृति तथा मानव के दार्शनिक चिंतन, जो कुछ आध्यात्मिक है अथवा वास्तव में जो कुछ अनुभव अतीत है, उसे अलग हटा देना। ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो प्रकृतिवाद है, ये प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, उससे परे कुछ नहीं मानते हैं। और अगर शिक्षा के उद्देश्य की बात की प्रकृतिवादियों की, तो प्रकृतिवादी विचारक कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाना होता है जो प्रकृति ने उसके सम्मुख रखा है। यानी प्रकृति ने जो उसके सम्मुख रखा है, उन चीज़ों को हैंडल करने के योग्य हो सके व्यक्ति। प्राकृतिक चीज़ों का, प्राकृतिक जो चीज़ें हमारे समक्ष हैं उनको हम सॉल्व कर सके, प्राकृतिक जो प्रश्न चिन्ह है उनको हम हल कर सकें, जिसका व्यक्तिक और सम्मुख मूल्य है। ठीक है, जिसका सम्मुख और व्यक्तिक मूल्य होता है, जिनका, उन चीज़ों को हम हल कर सकें। रास महोदय कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य, प्रकृतिवादी ही है रास महोदय, वो कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य सहज प्रवृत्तियों, ऊर्जा का शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतरीकरण, समन्वय और तालमेल करना होता है। अगर आपने सहज प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप हो गई, ऊर्जा का शोधन करने में आप सक्षम हैं, सहज आवेगों का मतलब मार्गांतरीकरण कर सकते हैं, समन्वय बैठा सकते हैं, तालमेल बना करके चल सकते हैं प्रकृति के साथ, तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा का लक्ष्य यही रखा गया प्रकृतिवादियों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या है भाई, फटाफट से बताएंगे। तो भारतीय संविधान में आपको पता होगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, उसमें स्वतंत्रता का भी अधिकार है। और खास करके स्वतंत्रता के अधिकार की बात जब हम करते हैं तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक की बात आती है, और खास करके अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 19 में 19 का जो ए कहता है, 19 का ए यानी कि 19 का ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से कई प्रकार के खंड है 19 में, तो वही आपसे यहाँ पर पूछने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है भाई? स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में अगर आपको बताया जाए तो पहला जो 19 का ए कहता है, वो कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन वह बोल सकता है। जैसे मीडिया का जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19 के ए के अकॉर्डिंग है। आप बोल सकते हैं भारत में, लेकिन आप ऐसा ना बोलें जिससे किसी दूसरे को हानि हो या किसी दूसरे के खिलाफ ना बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसा। ठीक है, इस पर केस भी हो सकता है, समझ रहे बात ना? यानी कि बोलना है तो आप बोल सकते हो, किसी भी धर्म के बारे में बोल सकते हो, लेकिन इतना नहीं बोल सकते कि उससे किसी की भावना आहत हो। ठीक है, अगर भावना आहत होगी तो आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। तो बोलने की भी एक सीमा रखी गई मौलिक अधिकारों में। तो मौलिक अधिकार आपको प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता देता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19 ए के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 19 का जो बी होता है सेक्शन, वो कहता है कि शांतिपूर्वक आप कहीं पर सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता आपको दी गई है। तीसरी स्वतंत्रता जो दी गई यानी कि 19 का जो सी कहता है, वो कहता है कि संस्था और संघ आप बना सकते हैं। ठीक है, शांतिपूर्वक सभा करने और सम्मेलन स्थापित है, यानी उसमें तलवार और बंदूक लेकर के सभा नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आप सभा कर सकते हैं। इसके अलावा संस्था और संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 का सी कहता है। 19 का जो डी कहता है आपका, वो कहता है कि किसी मतलब कि अपने देश की सीमा के अंदर आप कहीं पर घूम फिर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। इसके अलावा आपको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के ए के अकॉर्डिंग कि देश के किसी भी भाग में आप बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद जो आपका 19 का आपका ई के बाद क्या आता है, यफ आता है। जो यफ कहता है वो कहता है किसी भी या कोई भी स्थान पर आप रहें तो कहीं कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं या कोई भी काम धंधा आप कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। ये भारत में एक प्रकार स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हैं। 7वां प्रश्न आपका है, सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका भाई? सतत विकास को अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और खास करके ब्रटलैंड आयोग ने सबसे पहले सतत विकास यानी धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा सबसे पहले दी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सतत विकास की बात की जाए
तो सतत विकास के लिए शिक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है और मानव निर्मित निर्णयों से उत्पन्न होने वाली सतत विकास संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए आवश्यक जानकारी जो देती है वो शिक्षा के द्वारा ही हमको मिलती है। इसके अलावा मानव संसाधनों में निवेश के रूप में शिक्षा कारकों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो सतत विकास में योगदान करती है। इसके अलावा शिक्षा को एक बड़ी शक्ति के रूप में देखा जाता है और खास करके एक ऐसी शक्ति शिक्षा होती है जो न केवल राष्ट्रीय विकास में बल्कि आप देखते सतत विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय विकास की कुंजी आप कह सकते हैं शिक्षा को। ठीक है, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का आवश्यक ज्ञान और कौशल के विकास को एक प्रकार से बढ़ावा देना भी होता है और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं शिक्षा के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा का महत्व है, इतना अगर आप लिख देंगे हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है जो है 8 नंबर क्वेश्चन। धारा 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, फटाफट से बताएंगे। अनुच्छेद 30 यानी धारा 30 में क्या बताया गया है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए? तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार है तथा अनुदान देते समय इन स्कूलों के साथ इस कारण कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वे धार्मिक समुदाय के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यानी एक प्रकार से जैसे मदरसा वगैरह होगा इसके लिए, या फिर जो सिखों का अगर कोई स्कूल खुले तो उसके लिए। ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसमें कई सारे बेनिफिट्स उनको मिलते भी हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, इसके अलावा अनुच्छेद 28 जो है उसका एक कहता है, अनुच्छेद 28 का 1 कि पूरी तरह से राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई शिक्षण संस्थान जैसे कोई सरकारी कॉलेज या स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, वो सरकारी पैसों से चल रही है तो उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप जो है संविधान की धारा 21 कहती है कि किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर भी नहीं किया जाएगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद जो है 22 का 2 कहता है कि सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के किसी सदस्य को उच्च संस्था के द्वारा चलाए जाने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा धारा 28 में भी कहा गया कि किसी अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति के लिए बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए। कई प्रकार की बातें, और संविधान शिक्षा को लेकर के और अल्पसंख्यकों की शिक्षा को लेकर के सजग है और उनके लिए उनके बढ़ावे के लिए भी काम करता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है 9वां नंबर पर समाजीकरण की परिभाषा दी। समाजीकरण किसे कहते हैं? सोशलाइजेशन जिसको कहते हैं। समाजीकरण की परिभाषा को दिया किम्बाल यंग महोदय ने। उन्होंने कहा कि समाजीकरण का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अपनी जनजाति की परंपराओं को, अपनी जाति की रीतियों को, अपने समाज के नियमों को, अपने समुदाय की जो सांस्कृतिक विशेषताएं उनको, कुशलताओं को, आवश्यक बातों को जब सीखता है धीरे धीरे, तो ये एक प्रकार से वो क्या होता है, वो अपने सदस्य को या अपने समाज को क्रियाशील सहायता प्राप्त करने के योग्य बन पाता है। और इसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति जो होता है जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है, वह प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। खास करके जो बच्चा होता है अपने जीवन मूल्यों और उद्देश्यों के द्वारा अपना समायोजन अपने पड़ोस, परिवार और समूह के साथ करना सीख लेता है, तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, अगर समाजीकरण के बारे में बात की तो समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया सामाजिक कार्य अथवा अंतःक्रिया के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ड्रेबर महोदय कहते हैं समाजीकरण के बारे में कि समाजीकरण को उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित किया है और कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाता है समाजीकरण। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है तथा इस प्रकार वह सामाजिक कुशलता की प्राप्ति सुनिश्चित करके उस समाज का मान्यता प्राप्त सहयोगी और कुशल सदस्य भी बन पाता है। यानी समाजीकरण के द्वारा ही आप किसी समाज के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, वैसे समाज के सदस्य आप होते हैं, लेकिन एक प्रकार से जब आप सामाजिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, सामाजिक रीति रिवाजों का, सामाजिक परंपराओं का लगातार खंडन करेंगे, तो समाज आपको बहिष्कृत भी करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के सामाजिक प्रक्रिया या मतलब समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति जो होता है सामाजिक वातावरण में दूसरे व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते हुए अपने समाज की भाषा को, सामाजिक रीतियों, रूढ़ियों को, खान पान और रहन सहन के ढंग को,
व्यवहार करने के ढंग को, मूल्यों को, सामाजिक आदर्शों को सीखता है और सीख करके अपने व्यवहार के द्वारा समाज में अपने आप को स्थापित करता है, सामाजिक समायोजन स्थापित करता है। तो वह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका समाजीकरण। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा सकता है, श्रीमद् भगवद गीता पर टिप्पणी कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता की अगर बात की जाए तो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारी चीज़ें बताई गई। आपको पता होगा श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई थी और अर्जुन ने इसको सुना था। और भगवद गीता खास करके उसका कई सारा सार तत्व है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्यों व्यर्थ की चिंता तुम करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना तो पैदा होती है ना ही मरती है, नैनम छिद्दंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते यापो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा जो होती है अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिद्दंत शस्त्राणि, शस्त्रों के द्वारा आत्मा को भेदा नहीं जा सकता। नैन माने आत्मा, नैनम दहति पावक, पावक यानी अग्नि के द्वारा इसको जलाया भी नहीं जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्ते यापो न शोषयति मारुतः, न वायु के द्वारा न जल के द्वारा किसी प्रकार से इसको ना तो सुखाया, उड़ाया, गीला करा, कुछ भी नहीं किया सकता आत्मा का। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, शाश्वत, एक प्रकार हमेशा सार्वभौमिक है आत्मा का, एक प्रकार से यह नियम। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो है भगवत गीता में यह भी बताया गया कि तुम्हारा क्या होगा जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे, क्या खो दोगे और क्या लेकर के जाओगे, तुमने क्या पैदा किया है जो नाश हो जाएगा, जिसकी तुम चिंता करते हो। ना तुम कुछ लेकर आए, जो यहाँ मतलब कि जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो कुछ भी है यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी जो हम आप सोच रहे हैं अपने लिए कि भाई ये हमारा है हमारा है, आपका कुछ नहीं है। सब कुछ करने वाला कौन है? वह ईश्वर है, परमात्मा है, उसके वो कण कण में व्याप्त है। ठीक है, तो इसीलिए हे पार्थ व्यर्थ की चिंता मत कर, तेरा कुछ नहीं है, ना तेरे दादा है ना तेरे पिताजी, मतलब कोई भी तेरा नहीं है। सब कुछ एक प्रकार से ये माया जाल है, इसमें एक प्रकार से रचा रचाया सब किसका है? प्रभु का है। ठीक है, एक पत्ता भी अगर हिलता है तो उसमें भी प्रभु की इच्छा ही होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये कई प्रकार की चीज़ें हैं, तो ये श्रीमद् भगवद गीता बताती है। तीसरी बात भगवद गीता का सार ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाना है। जो कुछ आज हमारा है वो कल आपका होगा, या जो आपका है वो कल हमारा हो सकता है, कल किसी और का हो सकता है, परसों किसी दूसरे का होगा। और तुम इसे अपना क्यों समझ रहे हो? बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण बाद में बनती कि आप ये समझते हैं कि भाई ये हमारा है, ये वस्तु हमारी है, ये व्यक्ति हमारा है, ये मेरी है या फिर ये मेरा है। जब आप ऐसी भावना को अपने अंदर लाते हैं तो फिर दिक्कत की बात होती है। आपका कुछ नहीं है ना उसका कुछ है, जो कुछ है सब उस परमात्मा की लीला से हो रहा है। कब उस खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर के जो आप आज जिन चीज़ों को देख करके प्रसन्न हो रहे, कल वही चीज़ें आपके दुख का कारण बनेगी। तो इसीलिए किसी चीज़ को ज़्यादा देख करके ना तो आपको खुशी होना है ना ज़्यादा दुखी होना है। यानी खुशी भी होना है, दुखी भी रहना है, लेकिन ना ज़्यादा दुख में दुखी ना ज़्यादा सुख में सुखी। आप औसत रहें, एवरेज रहें। जैसे कि भगवान सूर्य उद्यति सविता ताम्रस्ताम्र संपत्तोचा विपत्तोचा महताम एक रूपतः। आप भगवान सूर्य से सीखिए कि भाई उदय होते समय वह लाल होते हैं, अस्त होते समय भी लाल होते हैं। उदय होते हैं एक नई एनर्जी के साथ, अस्त होते हैं तो भी उनकी एनर्जी कम नहीं होती है। वो देखिए ना, फिर उनको कोई दुख नहीं होता है, वो जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से उदय होते समय भी वही तेज वही प्रकाश, अस्त होते समय भी वही तेज वही प्रकाश। तो इस प्रकार से बनना है। तो श्रीमद् भगवद गीता के सार तत्व थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जिसे मृत्यु तुम समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, किसी दूसरे क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। जो कुछ है उस ईश्वर का है, आपका। जब ये समझोगे कि मेरा कुछ नहीं तो सब आपका ही है, तो कहीं ना कहीं पे ये समझने की भूल हम लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भाव से आगे बढ़ें। इसके अलावा प्रभु कहते हैं भगवान कि
ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, आकाश से बना हुआ शरीर है और फिर से इसी तत्व में मिल जाएगा। गोस्वामी बाबा इसी पर मुहर लगाते हुए कहते हैं अपनी रामचरितमानस में कि जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर, यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है और इसी में मिल जाना है। और आत्मा जो होती है स्थिर है। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? आत्मा तो मरती ही नहीं है, एक कपड़ा बदल करके दूसरे कपड़े में प्रवेश कर लेती है, यानी एक चोले से दूसरे चोला, दूसरे तीसरा चोला। तो भाई आप कुछ क्षण के लिए, राजा परीक्षित को कौन सा कथा सुना था उन्होंने राजा परीक्षित का जब लास्ट वाली कथा थी तो यही कथा उन्होंने सुनाई थी कि भाई एक राजा था, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से उनका मोह नहीं गया। लास्ट समय में भी जब 7 दिन की कथा हो गई श्रीमद् भगवत कथा, तो मतलब कि जब श्रीमद् भागवत कथा हो गई पूरी, तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि भाई तुम्हारा माया अभी कम नहीं हुआ, मोह कम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हाँ कम नहीं हुआ साहब, मतलब कि गुरुजी। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि रुको एक कथा मैं सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक राजा था, वह राजा जंगल में शिकार खेलने गया। अब जब जंगल में शिकार खेलने गया तो वहाँ पर एक ऋषि मुनि मिले और वह एक जो है झोपड़े में रहते थे। रात्रि हो गई, घोड़ा प्यासा था, तो वो एक प्रकार वही सरोवर था, पानी वानी पिलाया, अपना खुद पानी पिए। फिर देखे कि भाई एक जो है दीपक जल रहा है कुटी के अंदर, वहीं पर गए। वहीं पर ऋषि से आज्ञा मांगी कि भाई एक रात ठहरने की आप जो है जगह दे दीजिए। ऋषि ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये एक पहले वचन दीजिए कि सुबह होते वक्त आपको यहाँ से निकल जाना है। राजा ने कहा हाँ भाई सुबह होते हुए मैं तुरंत चला जाऊँगा, बस एक रात की बात है, चूँकि अंधेरा हो चुका है और रास्ता में भटक गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ऋषि मुनि ने, और उनको स्थान दे दिया अपनी कुटी में। अब जब राजा अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो है उस कुटी में रहते, मतलब कि जो है जब जाते हैं अंदर तो देखते हैं कि वो मांस जो है और मांस वांस का एक प्रकार से खूब ज़्यादा वो झोपड़ी बनी हुई अंदर से बहुत बदबूदार है और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उसमें राजा को कंफर्ट नहीं फील होता, राजा को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब राजा को नींद लग जाती है, राजा सो जाते हैं उसमें, जब सुबह राजा उठते हैं उससे तो वह ऋषि कहता है कि भाई राजा तू जा बाहर, अब क्यों नहीं जा रहा है, जब तूने वचन दिया था। तो राजा कहता है कि नहीं ऋषि मुनि 2 दिन और रुक जाने दीजिए, 4 दिन और रुक जाने दीजिए। वो नहीं निकलने का प्रयास करता है। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि निकल जा राजा से, तू एक प्रकार से अपने वचन से मुकर रहा है। तो राजा परीक्षित तब तक प्रश्न करते सुखदेव स्वामी से कि गुरुवर सुखदेव जी ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा मूर्ख राजा था जो कि उस कुटी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता, जबकि उसने वचन दे दिया था, वचनबद्ध था वो, ठीक है वचनम। तो वचन जब दे दिया तो फिर क्यों एक प्रकार दरिद्रता कर रहा था, वो नहीं निकल रहा था। जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार से सुखदेव स्वामी से पूछा तो सुखदेव स्वामी ने क्या कहा जानते हैं? सुखदेव स्वामी ने मात्र इतना कहा कि भाई वो राजा तुम ही हो। जब उन्होंने कहा कि भाई राजा कौन था तो उन्होंने कहा कि वो राजा तुम हो राजन, वो मूर्ख राजा तुम हो। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कहा कि तू वही मूर्ख राजा तुम हो, तुमने अपने आप को मूर्ख कहा। क्यों कहा? चूंकि तुम नहीं निकलने का प्रयास कर रहे हो। ये शरीर उसी वो कुटिया है और जो तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो राजा, वही राजा है। और जो एक प्रकार से वो ऋषि था वो परमात्मा है। जब परमात्मा कहता है कि अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका, तुमको जाना है, फिर तुम मोह माया के चंगुल में फंस करके उसी में रहना चाह रहे हो, 2-3 दिन का मोहलत मांग रहे हो। ए राजन, अभी भी अगर तुम्हारा मोह नहीं गया है तो फिर तुम्हारे जैसे मूर्ख राजा, मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। उसी समय उसी क्षण राजा जो है ये प्रण ले लेते हैं कि भैया अब तक्षक आवे और मुझको काट ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आवे तक्षक ढूंढते काट ले। तो ये एक प्रकार से कहानी जो है श्रीमद् भगवत गीता पर ही सार के तत्व के रूप में ही आप बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा तो लिखना नहीं है। लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाए तो आप लिख भी सकते हैं उदाहरण के रूप में। भगवत गीता में यही कहा गया कि तुम जो है अपने मतलब कि अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, ठीक है। और यही सबसे उत्तम सहारा होता है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने सदा जीवन मुक्ति का आनंद मिलता रहेगा और अनुभव करता रहेगा, खुशी फील होगी। तो एक प्रकार से ये गीता सार में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। केवल आपको 4 प्रश्न यहाँ से करने हैं, ठीक है। बात ध्यान रखेंगे, खंडबा से 150 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर देना। 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न शिक्षा दर्शन का अर्थ बताते हुए उसे परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं पहले प्रश्नों को दिखा दूं ताकि वीडियो अगर बीच में कट जाए तो कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न आपका है वेदांत दर्शन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर स्वामी विवेकानंद के विचार बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है आपका। तो ये सब प्रश्न एकदम से आप लोग याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में कल आने वाला है।
अगला क्वेश्चन से आप देखें, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है ये बताइए। अगला प्रश्न है, जॉन डीबी के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बन सकता है, भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल कर्तव्य दिए गए हैं बताइए। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं इन प्रश्नों पर चर्चा जस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप पहले प्रश्नों को देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न जो है, आपको केवल 2 प्रश्न करने होंगे, खंडशः से दीर्घ उतरे टाइप के होते हैं प्रश्न। ये 450 शब्दों में आपको लिखना है, 10.5 नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताइए तथा शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना था, आप पढ़ लीजिएगा। अभी आपके पास अगर सीरीज वगैरह है तो उसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, उससे उनसे संबंधित धाराओं को बताइए। बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रूसो के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। वर्तमान संदर्भ में रूसो के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आपके आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है कि दर्शन क्या है, शिक्षा एवं दर्शन के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। इसको तो एकदम से रट लीजिएगा, आने आना एकदम से तय है, ठीक है। और इससे पहले आप देखेंगे, अब इन प्रश्नों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूं जो लघुत्तरीय वाले थे। आप जहां तक वीडियो मतलब जहां तक चर्चा होगी वहां तक करेंगे। अगर वीडियो बीच में कट जाता तो आप सोचेगा कि बस वही लास्ट पॉइंट था वीडियो का, ठीक है। आप जब तक वीडियो कटेगी नहीं तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा और आसानी से आप पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आसानी से मैं हर एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। प्रश्न आपका क्या आ चुका है भाई, प्रश्न आपका आ चुका है कि शिक्षा दर्शन का अर्थ बताते हुए उसे परिभाषित कीजिए। शिक्षा दर्शन क्या होता है भाई, तो शिक्षा दर्शन जो होता है, दर्शन की एक शाखा होती है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में किया जाता है, ठीक है। शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है और उनके समाधान के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करता है। कनिंघम महोदय कहते हैं कि उन्होंने कहा कि शुद्ध दर्शन की परिभाषा उन्होंने अपने ढंग से दी है और उन्होंने कहा कि खास करके दर्शन जो होता है, खास करके कनिंघम महोदय का ये जो विचार मैंने आपको बताया वही चीज़ कनिंघम का ही विचार था कि शिक्षा दर्शन जो होता है शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है तथा उनके समाधान के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रयत्न करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और खास करके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक व्याख्या करता है, विवेचना करता है। कांट महोदय कहते हैं कि दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान तथा उसकी आलोचना होता है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान होता है। कुल मिलाकर के ब्राइटमैन ने दर्शन की परिभाषा अपने बड़े अर्थों में दी। उन्होंने कहा कि दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में की जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के विषय में सततता के से विचार किया जाता है अथवा जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जान पाते हैं। कुल मिलाकर के दर्शन की भांति शिक्षा दर्शन जो होता है एक विषय होता है जो कि शिक्षा की जो समस्याएं होती हैं, जो गूढ़ समस्याएं होती हैं, उन पर अंतोगत्वा तर्कपूर्ण विचार करता है और यह प्रमुख शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक ढंग से अध्ययन करता है शिक्षा दर्शन, और समाधान करने का भी प्रयत्न करता है शिक्षा दर्शन। इसीलिए इसकी भूमिका आजकल ज़्यादा है, महत्व ज़्यादा है। शिक्षा की प्रक्रिया के लिए आवश्यक संकेतों और संसाधनों जो होते हैं, जो साधन होते हैं खास करके, उसको शिक्षा दर्शन एक निश्चित रूप भी प्रदान करता है, इसीलिए इसकी महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। और शिक्षा प्रक्रिया के अंगों को भी निर्धारित करने में शिक्षा दर्शन की आज महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। तो एक प्रकार शिक्षा दर्शन एक प्रकार से ये क्या है, शिक्षा दर्शन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के द्वारा निकाले गए सिद्धांतों के प्रयोग रूप में इन विचारधाराओं द्वारा निकाले गए सिद्धांतों के प्रयोग में इन विचारधाराओं की खोज के लिए निर्देशन देता है। कुल मिलाकर के शिक्षा दर्शन जो होता है वो शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। बाकी इतना लिख देंगे तो आपका हो जाना है 150 शब्द। अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, वेदांत दर्शन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वेदांत का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले समझें। वेद ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब वेद का आपको, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक, उपनिषद, इनके गूढ़ और विस्तृत चिंतन का जो अंतिम सार तत्व होता है उसी को वेदांत दर्शन कहा जाता है, ठीक है। बदरायण व्यास जो 4वीं शताब्दी से संबंधित है, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इन समस्त ग्रंथों के सार तत्व को एक सूत्र में बांध करके प्रस्तुत करा। उनके द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है ब्रह्मसूत्र। किसके द्वारा, बदरायण व्यास के द्वारा। और यही ग्रंथ वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ स्वीकार किया जाता है, ब्रह्मसूत्र, ठीक है।
बदराण के कई सौ वर्षों के बाद में तमाम सारे विद्वानों ने अनेक ब्रह्मसूत्र पर भाष्य ग्रंथ लिखे और अपनी अपनी दृष्टि से ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादित जो वेदांत है उसकी व्याख्या करी, और इन व्याख्याओं से वेदांत की अनेक शाखा उपशाखाओं का विकास होता है। जैसे इसमें शंकराचार्य आते हैं। शंकर 19वीं शताब्दी के विचारक हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। रामानुजाचार्य आते हैं, 12वीं शताब्दी के विचारक हैं, विशिष्टाद्वैतवाद की विचारधारा देते हैं। इसके अलावा माधवाचार्य आते हैं, 13वीं शताब्दी के हैं, वो द्वैतवाद उनकी विचारधारा है। निम्बार्काचार्य आते हैं, उनकी बात की है तो 13वीं शताब्दी से हैं, द्वैतवाद विचारधारा उन्होंने भी दी। श्रीकंठ आते हैं, वो 13वीं शताब्दी से रिलेटेड है, उन्होंने शैव विशिष्टाद्वैतवाद के जो है प्रतिपादन किया। श्रीपति आते हैं, 14वीं शताब्दी से हैं, और खास करके उन्होंने वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद की विचारधारा को प्रतिपादित किया। इसके अलावा वल्लभाचार्य आते हैं, 16वीं शताब्दी के आसपास के विचारक हैं, सूरदास के गुरु जिनको कहा जाता है। ठीक है, इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप के कवियों का संग्रह भी किया था। तो वल्लभाचार्य 16वीं शताब्दी के विचारक, उन्होंने शुद्ध मतलब कि शुद्धाद्वैत जो है उसकी विचारधारा दी है। और खास करके इसमें शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है उसको पूर्ण रूप से वेद और उपनिषद का मूलक माना जाता है, लेकिन जो शेष सभी दर्शनों की तत्व मीमांसा तो वेद और उपनिषदों पर ही आधारित है, जितने भी विचार आते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी उपासना की पद्धतियाँ वैष्णव, शैव, शाक्त आगमों पर आधारित हैं। आगम निगम, ठीक है, ये दोनों चीज़ होती है। वेद पुराण ये सब आगम निगम कहे जाते हैं खास करके। तो वैष्णव, शैव और शाक्त ये आगमों पर आधारित होने के कारण से जो वेदांत दर्शन है उनमें क्रमशः वैष्णव, शैव और शाक्त दर्शनों के रूप में भी खास करके जानते हैं इसको। और शंकराचार्य जो हैं अद्वैत, और रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत है, वेदांत के दो सीमांत दृष्टिकोण माना जाता है इन दोनों को। ठीक है, शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है शंकराचार्य का। और आज भारत के जितने भी दर्शन और धर्म जो है खास करके मानव जीवन में उतरे हुए हैं उन पर वेदांत दर्शन का कुछ ना कुछ प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। चाहे बौद्ध धर्म से लेकर के या जैन धर्म की बात करो या किसी भी धर्म की बात कर लो, जो जितने भी धर्म आपके, जैसे बहुत सारे धर्मों पर वेदांत दर्शन का प्रभाव है। और आज जितने विचारधाराएँ आ रही है उसमें वेदांत दर्शन की विचारधारा जरूर रहती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतेश्वर दर्शन एवं दर्शन मतलब कि धर्मों से एक यह बड़ा जो है मेल खाता है। खास करके इसका बाह्य यहूदी धर्म के जेहोवा, पारसी धर्म के एक प्रकार से अहुर मज्द, ईसाई धर्म के गौड़ और इस्लाम धर्म के अल्लाह के समान निर्गुण और सर्वशक्तिमान होता है। अंतर केवल इतना कि जेहोवा, अहुर मज्द, गौड़ और अल्लाह इस ब्रह्मांड के कर्ता मात्र हैं, जबकि वेदांत का जो ब्रह्म है इसका कर्ता और उपादान दोनों कारण है। जगत के कर्ता के रूप में ब्रह्म को सगुण रूप देकर के ईश्वर की संज्ञा से विभूषित कर शंकराचार्य ने ईश्वर भक्त लोगों के हृदय को भी स्पर्श किया है। वैसे भी भक्ति भाव तो शंकराचार्य को अपने माता पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुआ था, और उनके द्वारा जो रचित जो ग्रंथ है सौंदर्य लहरी, उसमें उनकी भक्ति भावना भी प्रस्फुटित हुई है। कुल मिलाकर के सर्वप्रथम वेदांत की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तर्क मीमांसा और मूल्य और आचार मीमांसा को ही समझने का प्रयास करना चाहिए लोगों को, क्योंकि वेदांत दर्शन की जो तत्व मीमांसा है और जो ज्ञान और तर्क मीमांसा है सब बड़ी फेमस है। ठीक है, तो इतना सब आप लिख देंगे तो हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या उसको बताएं। प्रयोजनवाद के बारे में आपसे पूछा गया, प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत क्या है। परियोजनवादी विचारकों के अनुसार लगभग 11 प्रकार के सिद्धांत दिए गए, 11 विचारधाराएं या लगभग 10-11 विचारधाराएं हैं। तो पहली विचारधारा है प्रयोजनवाद की, या सिद्धांत है कौन सा। पहला ये चीज़ प्रयोजनवादी कहते हैं कि सत्य वही है जो कोई उपयोगी होता है, जो हमारे योग के लिए उपयोगी होता है वह क्या है, वही सत्य है। दूसरा सिद्धांत प्रयोजनवादियों के विचारकों का ये है कि वही सत्य है जो प्रयोजन की सिद्धि करता है। तीसरी बात ये लोग कहते हैं, तीसरा सिद्धांत है प्रयोजनवाद का कि संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का फल होता है। चौथा सिद्धांत प्रयोजनवादियों का है कि भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा संसार होता ही नहीं है। पांचवी बात प्रयोजनवादी कहते हैं कि आत्मा एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व होता है, पदार्थ से निर्मित होता है। छठी बात प्रयोजनवाद कहता है कि परमात्मा मानव की कल्पना मात्र है। छठी मतलब सातवां सिद्धांत इन लोगों का है कि मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आठवां एक प्रकार से जो सिद्धांत है प्रयोजनवादियों का, वो कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना होता है। ये बताते हैं प्रयोजनवादी कि भाई सुखपूर्वक जीवन जीना ही मनुष्य का उद्देश्य है। नौवां सिद्धांत इन लोगों का है
कि इसके लिए प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान आवश्यक होता है। किसके लिए? जो है सुखपूर्वक जीवन के लिए प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान का होना परम आवश्यक है। 10वीं बात ये लोग कहते हैं कि सामाजिक विकास के लिए मतलब कि सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता का होना परम आवश्यक है। और 11वीं बात परिजनवादी सिद्धांतों ने मतलब सिद्धांत में यह बताई गई कि राज्य जो होता है यानी कि जो देश है ये एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये परिजनवादी विचारकों के 11 सिद्धांत जो मैंने आपको बताई इतने आपको लिख देने थे, आपका हो जाता। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर स्वामी विवेकानंद के विचार बताइए। प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों की अगर बात की है तो शिक्षा ही एक ऐसा प्रभावकारी साधन होता है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है चौतरफा बनता है, उसका विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण भी शिक्षा के द्वारा ही होता है। और स्वामी विवेकानंद जो हैं शिक्षा को राष्ट्रीय समृद्धि का प्रमुख साधन मानते हैं। स्वामी जी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर विशेष बल देते हैं और वह कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली का आरंभ जो होता है बालक के घरेलू वातावरण के परिचय से होता है। और ख़ास करके वो कहते मतलब कि ये आवश्यक भी एक ऐसा होना चाहिए और बाद में उसे गांव से मतलब कि एक प्रकार से जो है बालक जो है शिक्षा प्रणाली में स्वामी जी कहते हैं कि जो बालक का शुरुआत हो घरेलू वातावरण से शुरुआत होना चाहिए, उसके बाद में गांव से, फिर नगर, फिर समाज, फिर देश, इन सभी के वातावरण से परिचित कराना चाहिए। और बाद में जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती जाए उसे पूर्ण मानवता के प्रति सहानुभूति रखने की सीख दी जानी चाहिए बच्चों को। पहले बालक को भारतीय परंपराओं का, भारतीय प्रथाओं का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का, इन सभी का ज्ञान करवाया जाना चाहिए। उसके बाद में फिर जो है विश्व के अन्य देशों की सभ्यता से बालक का परिचय कराना चाहिए। अगर पहले ही उन चीज़ों का परिचय करवा देंगे तो फिर उनमें एक प्रकार से वही विचारधारा पनपेगी और वो फिर अपनी संस्कृति को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले अपनी संस्कृति को बताया जाए, फिर बाद में दूसरी संस्कृति को पढ़ें, क्योंकि वो हावी ना हो पाए फिर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आजकल क्या है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो विदेशी संस्कृति पढ़ते हैं तो वो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं धीरे धीरे। सिस्टर निवेदिता को आपको पता होगा, जब भारत में वो आकर के भारतीयों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करती है स्वामी जी से, स्वामी जी ने उनसे कहा था कि सबसे पहले हिंदू सभ्यता का अनुकरण करके ही आप ऐसा सीख पाओगी। कहते हैं कि स्वामी जी कि तुम्हें अपने विचारों, अपनी आवश्यकताओं, अपने चिंतन और अपने स्वभाव में हिंदुत्व लाना होगा। तुम्हारा बाह्य और आंतरिक जीवन एक कट्टर ब्रह्मचारिणी की भांति ही होना चाहिए और यदि तुम इसकी पर्याप्त ज्ञान रखोगी तुम्हें सब विधियां स्वयं आ जाएंगी, परंतु तुम्हें अपना जो भूतकालीन जीवन है उसको भूलना पड़ेगा। क्योंकि स्वामी जी ने एक प्रकार से देखा था, मतलब कि ये मॉडर्न थी कन्या जो आई थी सिस्टर निवेदिता जो आकर के यहाँ पर फेमस हुई हैं, वो पहले यहाँ की नहीं थी। ठीक है, तो तुम्हें जो है एक प्रकार से अपनी भूतकाल को भूलना पड़ेगा, उसके बाद में हिंदुत्व को जानना पड़ेगा। तो स्वामी जी कट्टर राष्ट्रवादी शिक्षा के पक्ष में थे और महात्मा गांधी के समान वो जानते थे कि भारतीयों की सेवा वही व्यक्ति भली भांति कर सकता है, भली प्रकार से कर सकता है जो मन से, वचन से और कर्म से पूर्ण रूप से भारतीय हो पाए मतलब होगा पहले। ठीक है, आगे बढ़ते तो इतना लिख देते आप। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 5वां नंबर, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की बात की तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उन्होंने शिक्षा के विभिन्न अंगों पर अपना योगदान दिया है गांधी जी ने। और गांधी जी ने शिक्षा की व्यापक परिभाषा भी दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास करना है। ये महात्मा गांधी कहते हैं। शिक्षा की बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी है महात्मा गांधी जी ने। क्या कहा कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों में जो चीज़ें जो गुण होता है पाया जाता है, इन सभी का चतुर्मुखी विकास करना या फिर उनको बाह्य प्रकटीकरण करना। उन्होंने कहा कि शिक्षा के उद्देश्यों को बालक और समाज दोनों ही दृष्टि से निर्धारित किया जाए। और महात्मा गांधी जी ने पाठ्यक्रम को प्रधान माना। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा में। और महात्मा गांधी की शिक्षण विधि में प्रयोजनवाद के गुणों का समावेश भी आपको दिखाई पड़ेगा। और महात्मा गांधी संपूर्ण भारत के लिए एक नवीन शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा का सूत्रपात जो है वो किसने किया था, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के संबंध में जो है पटेल जी कहते हैं, MS पटेल, वो कहते हैं कि गांधी जी के दर्शन का सावधानी से अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद एक दूसरे के विरोधी न होकर के पूरक बन जाते हैं। गांधी जी ने अपनी शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद का समन्वय किया है। उन्होंने आदर्शवाद से शिक्षा के उद्देश्य को, प्रकृतिवाद से शिक्षा की योजना को और प्रयोजनवाद से उन्होंने क्या उठा, शिक्षा की विधियों को उठा लिया और अपने सिद्धांत में मिला दिया और एक जबरदस्त शिक्षा प्रणाली बना दी।
ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के दर्श जो है गांधी जी का शिक्षा दर्शन बड़ा अच्छा रहा है और तालमेल बैठाने वाला रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न है, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है भाई? देखिए, पहला अंतर है, आदर्शवाद की ये मान्यता है कि मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और विचारों से बना हुआ होता है और यह मानवीय अनुभव के आध्यात्मिक पहलुओं पर बल देता है। जबकि प्राकृतिकवाद कहता है कि पदार्थ को आधार एवं यथार्थ मानती है वह, और इसके अनुसार जगत और जीवन और मनुष्य सभी जो होते हैं ये पदार्थों से बने हुए हैं, यह मानता है प्रकृतिवाद। इस प्रकार से कई सारे अंतर। पहला अंतर है कि आदर्शवाद कहता है, आदर्शवाद संसार के प्रत्येक कार्य में एक उद्देश्य देखता है, जबकि प्रकृतिवाद इसे एक स्वाभाविक क्रिया मानता है। किसको? संसार के प्रत्येक कार्य को एक क्रिया मानता है प्रकृतिवाद, जबकि आदर्शवाद संसार के प्रत्येक कार्य में एक उद्देश्य देखता है। दूसरा अंतर यह है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में कि आदर्शवाद जो होता है व्यक्ति को सृष्टि की सर्वोत्तम कृति आदर्शवाद मानता है, जबकि प्रकृतिवाद उसे केवल पशु मानता है, मनुष्य को, जिसका जैविक विकास होता है धीरे धीरे। ठीक है, ये प्रकृतिवाद मानते हैं। प्रकृतिवादी विचारक कहते हैं कि मनुष्य जो होता है केवल पहले पशु होता है, उसका धीरे धीरे विकास होता है, फिर वह सामाजिक प्राणी बनता है। तीसरा अंतर यह है कि आदर्शवाद कहता है, आदर्शवाद परमात्मा को मानता है। आदर्शवाद कहता है कि भाई कोई ना कोई परम सत्ता है, आदर्शवाद परमात्मा में विश्वास करता है, जबकि प्रकृतिवाद जो होता है इंद्रिय अनुभव को स्वीकार करता है, वो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता। चौथा अंतर ये है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में कि आदर्शवाद शाश्वत सत्य, मूल्य एवं आत्मा को मानता है, जबकि प्रकृतिवाद जो है वो प्रकृति को सर्वोत्तम मानता है, इसके अलावा कुछ नहीं मानता। पांचवा अंतर क्या है प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में? आदर्शवादी मूल प्रवृत्तियों को नहीं मानते हैं, जबकि प्रकृतिवादी मूल प्रवृत्तियों और भावों को उच्च स्थान देते हैं। छठा अंतर आप लिख सकते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति एवं आत्म प्रकाशन होता है, जबकि प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी, मूल शक्तियों का विकास, वातावरण से सामंजस्य करना होता है। आदर्शवाद सातवां अंतर आप लिख सकते हैं, आदर्शवाद शिक्षक को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि प्रकृतिवाद शिक्षक का स्थान गौण रखता है, शिक्षक को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। आठवां अंतर आप लिख सकते हैं, आदर्शवादियों की शिक्षण विधियां प्रकृतिवादियों से अलग होती हैं। नौवां अंतर आप लिख सकते हैं कि आदर्शवादी विद्यालय को महत्वपूर्ण मानता है, स्कूल को, जबकि प्रकृतिवादी संपूर्ण प्रकृति को शिक्षा का स्थल बताता है कि कहीं पर भी शिक्षा मिल सकती है। दसवां अंतर आप लिख सकते हैं, आदर्शवाद भी कहता है कि पाठ्यक्रम का आधार शाश्वत मूल्य और आदर्श होते हैं। प्रकृतिवादी कहते हैं कि पाठ्यक्रम को बालक की प्रकृति, रुचि और नैसर्गिक शक्तियों के अनुसार रहना चाहिए, नहीं बनाया जाता है। 11वां अंतर ये है इन दोनों में, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में, कि आदर्शवाद आंतरिक और आत्म अनुशासन के विकास पर बल देता है, जबकि प्रकृतिवाद स्वतंत्रता का पोषक होता है। ठीक है, स्वतंत्रता पर विचार करता है, स्वतंत्रता के बारे में बताता है। 12वां अंतर ये आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में, आदर्शवादी सह शिक्षा के पक्ष में नहीं है। ठीक है, यानी कि सह शिक्षा के पक्ष में नहीं, साथ साथ शिक्षा के पक्ष में नहीं, जबकि प्रकृतिवादी सह शिक्षा के पक्षपाती है। आदर्शवादी महिला और पुरुष को साथ पढ़ने के पक्षपाती नहीं है, प्रकृतिवादी उसके पक्षपाती हैं, उसको समर्थन देते हैं। 13वां अंतर ये है दोनों में कि आदर्शवादी सार्वजनिक शिक्षा के पक्ष में नहीं है, प्रकृतिवादी सार्वजनिक शिक्षा के पक्ष में है। ठीक है, 14वां अंतर आप लिख सकते हैं कि आदर्शवाद कि शिक्षा में आदर्शवाद पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, जबकि प्रकृतिवादी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा 15वां अंतर ये लिख दीजिएगा और लास्ट अंतर हो जाएगा आपका, या फिर इनमें से जो भी 4-5 अंतर अगर आपको पता तो उतने लिख देंगे तो आपका हो जाना है। ठीक है, मैं तो विस्तार से बता रहा हूँ। आदर्शवादी शिक्षा में द्रव्य दृश्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, जबकि प्रकृतिवादी श्रव्य और दृश्य उपकरणों के प्रयोग को शिक्षा में महत्वपूर्ण जो है मानते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो, सुन भी रहे हैं, तो एक प्रकार से इन चीज़ों को वो मानते हैं कि भाई ये चीज़ होना चाहिए शिक्षा में। ये अंतर हो गया। 7वां प्रश्न आप देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जॉन डीबी के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। जॉन डीबी के शैक्षिक विचार के बारे में आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो जॉन डीबी की बात की जाए तो खास करके उनके कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं उनकी शिक्षा में। पहले गुण की अगर बात की तो गुण उनकी शिक्षा में है कि जॉन ड्यूबी ने शिक्षा के माध्यम से एक नई विचारधारा को जन्म दिया है, और जॉन ड्यूबी शिक्षा, सामाजिक प्रक्रिया, अभिवृद्धि, अनुभव का सतत पुनर्निर्माण और जीवन की तैयारी ना होकर के स्वयं जीवन है, ये जॉन ड्यूबी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा गुण इनके शिक्षा का ये है कि जॉन ड्यूबी ने शिक्षा के 2 आधार बताए, एक तो मनोवैज्ञानिक आधार और एक सामाजिक आधार, ये इसकी विशेषता है। तीसरी बात, जॉन ड्यूबी कहते हैं कि उन्होंने
मतलब जॉन डीबी ने शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करके तत्कालीन उद्देश्यों को महत्वपूर्ण जो है बताया है, और वे शिक्षा के उद्देश्यों में सामाजिक कुशलता की प्राप्ति पर अधिक बल देते हैं। और इससे यह पता चलता है कि उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों उद्देश्यों को बराबर महत्व दिया है शिक्षा में खास करके। चौथी बात इनका यह है, या महत्व इसका इनके विचारों का इसलिए है क्योंकि इन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जैसे कि उपयोगिता का सिद्धांत दिया, इसके अलावा रुचि का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत का बड़ा फेमस रहा और इसके कारण से ये इनके शैक्षिक विचारों के गुण हैं। पांचवा गुण आप ये लिख सकते हैं कि उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया, शिक्षण स्वानुभव क्रिया मतलब कि स्वानुभव के द्वारा क्रिया करके और बालकों की रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए। इसकी इन्होंने और भी तमाम सारी चीज़ें बताई। उन्होंने प्रचलित अनुशासन का विरोध किया, सामाजिक अनुशासन पर बल दिया। जॉन ड्यूबी ने बताया कि लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा में बालक को केंद्रीय स्थान दिया है और उसी के आधार मतलब कि बालक के आधार पर ही पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि बनाना चाहिए, बालक को क्या चाहिए उसके बारे में। तो ये सब एक प्रकार से जॉन ड्यूबी के शैक्षिक विचारों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनके शैक्षिक विचारों का दोष इसमें है, देखिए दोष और गुण दोनों को जब आप जानेंगे तभी मूल्यांकन कर पाएंगे। दोष इनके विचारों मतलब कि शैक्षिक विचारों का यह रहा है, पहला दोष कि जॉन ड्यूबी ने सत्य को परिवर्तनशील कहा है। उनके सिद्धांत को मान लेने पर उनके दर्शन को अनेक परिस्थितियों में असत्य मानना पड़ेगा। प्रत्येक उपयोगी वस्तु सरल नहीं हो सकती है, ना ही उपयोगी वस्तु असत्य ही हो सकती है। यानी कि सत्य को परिवर्तनशील कहा जो उन्होंने, खास करके इस सिद्धांत पर अगर आप मान लेंगे तो उनके दर्शन को जो अनेक परिस्थितियों में है तो अनेक परिस्थितियों में चीज़ें सही नहीं होंगी है। ठीक है, दूसरी कमी ये जो रह गई, जॉन ड्यूबी ने उपयोगिता पर अधिक बल दिया है। इससे भौतिकवादी प्रवृत्ति का जन्म होता है और भौतिकवादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही आज संसार में द्वेष, कलह और संघर्ष लगातार चल रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से इसका नकारात्मक पक्ष है। तीसरा जो नकारात्मक पक्ष रहा है जॉन ड्यूबी का, वो ये रहा कि ड्यूबी ने शैक्षिक विचारों के आध्यात्मिकता का अभाव इनके शैक्षिक विचारों में दिखाई पड़ता है। वह ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म को नहीं मानते हैं जॉन ड्यूबी। उन्होंने शाश्वत मूल्यों की उपेक्षा करी है। तो ये भी एक प्रकार से इनका नकारात्मक पक्ष ही माना जा सकता है। चौथी बात ये रही इनकी कि जॉन ड्यूबी ने प्रत्यक्ष अनुभव को ही एकमात्र ज्ञान का साधन माना है, परंतु इसके अतिरिक्त भी तमाम सारे साधन होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के, जैसे कि प्रत्यक्ष साधन के अलावा, अनुभव के अलावा भी, जैसे पुस्तक पढ़ करके, पत्र पत्रिका पढ़ करके, व्याख्यान सुन करके, सेमिनार अटेंड करके तमाम प्रकार से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा पांचवा जो इनका नकारात्मक पक्ष रहा है वो ये रहा कि हॉर्न कहते हैं जॉन ड्यूबी के संदर्भ में कि डीबी के दर्शन में उचित अनुचित का कोई मापदंड नहीं है। इस तथ्य को जॉन ड्यूबी ने बाद में स्वीकार किया था कि भाई हॉर्न का कथन ठीक है। तो एक प्रकार से कई सारी चीज़ें, तो वैसे जॉन ड्यूबी के शैक्षिक विचारों में द्वेष होते हुए भी यह क्लियर है कि वह आधुनिक युग के एक महान शिक्षा शास्त्री थे और उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बहुत प्रभाव डाला है। और उन्होंने नवीन शिक्षा, क्रियात्मक विद्यालय, एकीकृत इकाई, तमाम प्रकार के नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इस आधार पर उनकी शिक्षा एक प्रकार से शैक्षिक विचार, जहाँ तक जो है नकारात्मक पक्ष कुछ है, उसके बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल कर्तव्य दिए गए हैं उसको बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या है भाई, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है कि जो है भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल कर्तव्य दिए गए उनके बताएं। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है आपसे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो बड़े फेमस है। मूल कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो मूल कर्तव्य जो हैं भारतीय संविधान में पहले 10 ही थे, लेकिन अब 11 हैं। भारतीय संविधान में 1976 में संशोधन किया गया और भाग 4 के ए में जो है जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। नागरिकों के कर्तव्य खास करके जो है भाग 4 के ए में है 51, अनुच्छेद 51 के ए में, यानी कि 51 के का में या 51 के ए में बोले तो ठीक है। जैसे अगर आपको जो है भारतीय संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को देता है तो आपसे कुछ कर्तव्य की अपेक्षा भी करता है कि भाई आप कुछ काम भी करें। जैसे आपके पिताजी आपको कुछ अगर अधिकार देते कि भाई तुमको 500 दिया तो आप सोचते कि भाई 500 रुपये का आप उचित प्रयोग करोगे। ठीक है, आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 के ए में आपको मूल कर्तव्य दिए गए हैं। कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। पहला मौलिक कर्तव्य आपका है कि संविधान का पालन करें और संविधान के जो आदर्श हैं, संस्थाएं, संविधान के द्वारा निर्मित जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका आदर आपको करना है। दूसरी बात, सभी नागरिकों को ये करनी चाहिए क्या भाई, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तीसरा कर्तव्य हमारा ये है कि भारत की प्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी, एकता यानी यूनिटी और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, इनकी रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण यानी प्रोटेक्ट करना है हमको।
चौथी बात मतलब चौथा कर्तव्य हम लोगों का यह है कि देश की रक्षा करनी है, और उसके लिए अगर देश की रक्षा के लिए आह्वान किया जाए हम लोगों का, तो राष्ट्र की सेवा में हम तत्पर रहें, मतलब कि हर तरीके से। पांचवा कर्तव्य हम लोगों का यह है कि भारत के सभी लोगों में समरसता यानी कि हार्मोनी और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो एक प्रकार से ये भी हमारा कर्तव्य है। छठा हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वह यह है कि हमारी सामसिक संस्कृति यानी कंपोसाइट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवीं बात यह है कि भाई, सातवां मौलिक कर्तव्य हम लोगों का ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन हो गया, झील हो गया, नदी, वन्य जीव, इन सभी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसका संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना यह भी हमारा कर्तव्य है। आठवां हमारा मौलिक कर्तव्य यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है। नौवां हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ठीक है। दसवां मौलिक कर्तव्य हम लोगों का यह है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास किया जाए, हमेशा प्रयास किया जाए, जिससे राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। इसके अलावा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो बाद में जोड़ा गया 2002 में 66वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसकी बात करें तो उसमें 6 से लेकर के प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा, प्रत्येक व्यक्ति का, कि वही 6 से 14 वर्ष से जो बीच के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो मिलती है, खासकर राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, उसको करवाया हो। यानी कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का, मतलब कि वो एक प्रकार से करवाएंगे। ठीक है। और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसके बारे में कहा गया कि भाई राज्य का कर्तव्य है देश का कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, और उपलब्ध करवा भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक प्रकार से ये चीज़ें हैं। मौलिक अधिकारों की अगर बात की तो मौलिक अधिकार भी भारतीय संविधान में दिए गए। मौलिक अधिकारों में आपका समता और समानता का अधिकार पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। कौन कौन? समानता, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 25 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 26 से 28 तक। ठीक है। और उसके बाद में आप देखते हैं जो है 29-30 आपका शिक्षा संबंधी अधिकार, आपका पता संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया, जिसमें 5 प्रकार की रिट जारी की गई है। और यह अधिकार वास्तव में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिया गया। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा जाननी थी। बाकी आपको यहाँ से इतने प्रश्न आपको मैंने करवा दिए। ठीक है। और बाकी ये प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा सामाजिक गतिशीलता के अर्थ के बारे में, और शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित धाराओं को जान लीजिए। और रूसो के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। वर्तमान संदर्भ में रूसो के विचारों का मूल्यांकन करना पढ़ लीजिएगा। और अगला दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन के पारस्परिक संबंधों की विवेचना। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी बीच में शिक्षा दर्शन के बारे में जब बता रहा था, तो आपका हो गया है लगभग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट, आई लव यू सभी को। बहुत रात हो चुकी है लेकिन फिर भी आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू। धन्यवाद।